नमस्कार। तो गाइस आज ना बेसिकली दो लोगों के बारे में बात होने वाली है। पहले हमारे हिंदुस्तानी भाव, यू आर राइट ब्रो, और दूसरे हमारे खान सर। ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज होता है, कोई पता नहीं है। लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं। अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। जी हाँ, वही खान सर। जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट बोलते हैं, इंडिया के रेडिकल्स के अगेंस्ट बोलते हैं, तो वो खास हो जाते हैं राइट विंग के, आई मीन सो कॉल्ड राइट विंग के। और जब वो अगेंस्ट बोलते हैं कुछ गवर्नमेंट के, आई मीन एंटी गवर्नमेंट होते हैं, तो वो खास हो जाते हैं लेफ्ट विंग के। और राइट विंग के लिए हो जाते हैं वो एंटी नेशनल, आई मीन सो कॉल्ड राइट विंग के लिए हो जाते हैं, मतलब वो प्रॉपर राइट विंग को। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग अपने आप को राइट समझते हैं और कुछ लोग अपने आप को लेफ्ट। हालांकि ना मैं राइट से हूं ना लेफ्ट से हूं, ये मेरे ट्विटर बायो को देख के आपको समझ में आ जाएगा। खैर, हमारे दूसरे कैंडिडेट है हिंदुस्तानी भाव, जिनका इंट्रोडक्शन देने की मुझे जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी भाव को बेसिकली दो कंट्रीज के लोग सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। पहले पाकिस्तान के लोग, क्योंकि हिंदुस्तानी भाव पाकिस्तानियों को ही गाली बकते हैं। ओके 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 ओके। और दूसरे कुछ इंडियंस लोग हिंदुस्तानी भाव से इसलिए हेट करते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान को गाली बकते हैं। ओके ओके ओके। हालांकि जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको मालूम होगा कि मेरी हिंदुस्तानी भाव से अच्छी खासी बीफ हो चुकी है। अभी हाल फिलहाल बात चल रही है, बढ़िया बात चल रही है, लेकिन बीफ हो चुकी है, बहुत बड़ी बीफ हो चुकी है। अब ये क्यों हुई थी ये सबको पता है, क्योंकि मैं गाली को किसी भी कॉन्टेक्स्ट में सपोर्ट नहीं करता। अब्यूसिव वर्ड अगर कोई पब्लिकली बोल रहा है तो मैं डेफिनेटली उसको सपोर्ट नहीं करता, और आज भी मैं स्टैंड लेता हूँ इस बात से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इस बात से बुरा लग रहा है कि वो पाकिस्तान को गाली बक रहे। बहुत अच्छी बात है, बकें, और हो सके तो इंडियन रेडिकल्स लोगों को भी बकें जो हिंदुस्तान में है ना आज की डेट में एक्सट्रीमिस्ट, चाहे वो राइट के कोई भी हो, जो एक्सट्रीमिस्ट है उनको गाली बके, ये मैं खुद चाहता हूँ। किसी एक का तो हो रहे भोस के, किसी एक का तो हो। खैर आई नो कि अब आप लोग यही सोच रहे हो कि आज इन दोनों के बारे में क्यों बात हो रही है। तो भाई देखो, ऐसा है कि इन दोनों के ऊपर लगे इल्जाम। पहले बात कर लेते हैं खान सर की। खान सर पेशे से एक टीचर और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब उनका जो वे स्टाइल है पढ़ाने का बहुत बेहतरीन है। खैर, तो खान सर के ऊपर यह इल्जाम है कि उन्होंने कुछ प्रोटेस्टर्स को भड़काया। वही प्रोटेस्टर्स जो रेलवे के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, और बोला जाए तो बसें जला रहे थे, पटरियां उखाड़ रहे थे, जो हमेशा से होता आया प्रोटेस्ट के नाम पे। तो बेसिकली खान सर के ऊपर यह इल्जाम है कि वो प्रोटेस्टर्स को भड़का रहे थे आग लगाने के लिए, या फिर बोला जाए तो दंगा करने के लिए, जिसके बाद काफी ज्यादा आउटरीच हुआ, मतलब हद से ज्यादा आउटरीच हुआ। काफी लोगों का ये कहना था कि खान सर को अरेस्ट नहीं किया गया, किस लिए, क्योंकि वो खान सर है। My name is Khan and I'm not a terrorist. ओके ओके ओके। अब लोग ऐसा क्यों बोल रहे थे, क्योंकि भाव का मुद्दा भी उस टाइम ऐसे ही कुछ चल रहा था, लेकिन भाव को अरेस्ट कर लिया गया था। भाव वाला मैटर के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले खान सर के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि खान सर को इसलिए अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि वो मुस्लिम है, जबकि ये एक बेवकूफी से भरा पॉइंट है। क्योंकि अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा डिकोड करके समझाऊं तो ऐसा समझो कि खान सर कहां से आते हैं, पटना से। पटना कहां आता है, बिहार में। बिहार में किसकी गवर्नमेंट है, एनडीए की। जेडी और बीजेपी मिलकर वहां पे गवर्नमेंट चला रही है, तो क्लियर है। तो ये जब खान सर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वालों को भड़का रहे हैं, या फिर बोला जाए तो उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? अगर पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है किसी के कहने पे, तो किसकी जिम्मेदारी बनती है? गवर्नमेंट की, डेफिनेटली। तो इस चीज के ऊपर तुम बहस क्यों कर रहे हो कि खान सर को इसलिए अरेस्ट नहीं किया जा रहा क्योंकि वो खान है? होंगे, चलो ये भी एक मुद्दा हो सकता है। तो तुम ये सवाल जो है ना, ये खान सर से या आम पब्लिक में मत पूछो, ये सवाल पूछो तुम बीजेपी से कि वो अरेस्ट क्यों नहीं कर रही। क्योंकि अगर स्टेट वाइज जाए तो वहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, और अगर अपन सेंट्रल जाए तो वहां तो बीजेपी है ही। तो मेरा पॉइंट बस इतना सा ही है, तुम्हें समझाना कि कभी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारे रिलीजन को स्टेट नहीं कर सकती, या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें खुश करने के लिए अपना वोट बैंक खराब नहीं कर सकती, अगर वो योगी आदित्यनाथ ना हो तो। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। तो पॉइंट इज दैट, थोड़ी सी अकल लगाओ। मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें समझाया, बहुत अच्छे से समझाया था, और फिर से समझा दे रहा हूँ। राइट विंग का मतलब ये नहीं होता कि प्रो हिंदू। राइट विंग ईरान में भी है, इराक में भी, और इंडिया में भी है। जो हिंदुस्तान में मुस्लिम्स हैं, जो थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो राइट विंग में ही आ जाएंगे। तो प्लीज क्लियरली इस बात को समझो, ना तुम राइट हो ना लेफ्ट हो, तुम एक पपेट एक पॉलिटिकल पार्टी के, दैट्स इट। और नो डाउट मैं भी हूं, तुम तो कहते हो बिका हुआ भाई, कोई नहीं देता यार पैसा, कितने बार क्लियर करूं। खैर, ये तो हो गई खान सर की बात। नाउ बात करते हैं हिंदुस्तानी भाव की। तो भैया भाव को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चों के साथ। किस बात पे? ऑनलाइन पढ़ाई करा के ऑफलाइन एग्जाम लिया जा रहा है, जिसका मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। किसका? भाव को सपोर्ट करता हूँ। अगर आपने ऑनलाइन पढ़ाया तो आप ऑफलाइन एग्जाम नहीं ले सकते, जिसके बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब भैया भाव कर रहे थे प्रोटेस्ट बच्चों के साथ कि एग्जाम ऑनलाइन होना चाहिए, और भाव को अरेस्ट कर लिया गया। और क्यों ना किया जाए भाई, भाव आते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र समझ लो किसकी सरकार है? उद्धव ठाकरे जी, आई मीन श्रीमान उद्धव ठाकरे जी की। जी हाँ, वही सीएम साहब माननीय श्री उद्धव ठाकरे जी। अगर तुम उनका नाम ले लोगे ना, सिर्फ नाम ले लोगे, तो तुम्हारे ऑफिस को तोड़ दिया जाएगा। और हो सकता है कि सुबह 8 बजे, जी सुबह 8 बजे तुम्हें आतंकवादियों की तरह गिरफ्तार कर लिया जाए, अगर तुम उनका नाम ले लोगे या टीवी डिबेट में उनको ललकार दोगे। उनके खिलाफ कैसे कोई बोल सकता है यार? माननीय श्री उद्धव जी को छोड़ दो, अगर उनकी फैमिली रिलेटेड भी तुमने किसी के ऊपर कोई कमेंट कर दिया ना, तो भले तुम बीजेपी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, विधायक हो, इनफैक्ट सेंट्रल में
मिनिस्टर हो तुमको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इतनी महान हस्ती जिसके ऊपर अगर कोई मीम बनाते और उसको कोई शेयर कर दे तो उसको पीट दिया जाता है, भले वो बुजुर्ग हो, भले ही वो आर्मी का हो, वो नहीं देखा जाता, उसको पीट दिया जाता है, लोगों को गंजा कर दिया जाता है। इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ कैसे कुछ बोल सकते हो? और यहाँ बोलना तो छोड़ो, भाव प्रोटेस्ट करने चले गए उस गवर्नमेंट के जिस गवर्नमेंट में एक व्यक्ति अपने ऊपर पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं ले सकता। जो व्यक्ति पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं ले पा रहा वो पूरी पार्टी के ऊपर या फिर सरकार के ऊपर कैसे ले लेगा? तो भाव की सरासर गलती है। भाव को प्रोटेस्ट करने जाने नहीं चाहिए था। उद्धव जी ने सोचा है तो बहुत सोच के सोचा होगा, जैसे उनके लड़के श्रीमान आदित्य ठाकरे जी ने सोचा था कि विधायकों को छोड़ो पार्षदों को 90-90 करोड़ दिया जाएगा घर रिनोवेट करने के लिए। तो मेरा स्टैंड क्लियर है, मैं उद्धव जी के साथ और हमेशा साथ रहूंगा। इसलिए नहीं कि मैं उद्धव जी को बहुत पसंद करता हूं। जब छत्तीसगढ़ की पुलिस चुपचाप आके कालीचरण जी जैसे बड़े नाम को अरेस्ट कर सकती है और चुपचाप लेके जा सकती है, तो ये तो महाराष्ट्र पुलिस है भाई। नहीं भाई, बहुत रिस्पेक्ट है महाराष्ट्र पुलिस की और बहुत रिस्पेक्ट है उद्धव जी की। प्लीज मुझे अरेस्ट मत कीजिएगा, प्लीज प्लीज। बहुत प्यार करता हूं मैं आपसे भी। और आप अगर कोई बढ़िया वकील इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज मेरी एंटीसिपेटरी बेल को स्पॉन्सर कर देना, बहुत जल्द तुम्हारा भाई जाने वाला है। खैर ये तो हो गया सरकाज़म। थोड़ी सी सीरियस बात करते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ और भी सारे मुद्दे हैं जिनसे तुम कुछ ना कुछ सीख के जाओगे आज इस वीडियो में, तो उस बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे प्रोवो के बारे में। मैंने लाखों का ऐसा है कि लास्ट 25 सालों में हजारों नहीं लाखों बच्चों ने सुसाइड किया है। किस लिए? एग्जाम प्रेशर के चक्कर में। अगर तुम एनसीआरबी का डेटा देखने जाओगे ना तो तुमको पता चलेगा ये जो परसेंटेज है ना सुसाइड का, ये हर साल बढ़ता ही गया है। और सबसे ज्यादा पता है कब बढ़ा? 2020 में जब ये पेंडेमिक आया था। क्योंकि पेंडेमिक के बाद किस तरीके की पढ़ाई हुई ये बताने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पूरी तरीके से शिफ्ट कर दिया गया जिसके बारे में कोई प्रिपेयर ही नहीं थे पहले। हिंदुस्तान में ऐसे कई लोग हैं जो एक मोबाइल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बच्चा ऑनलाइन क्लास कैसे लेगा? जब वो ऑनलाइन क्लास ले ही नहीं पा रहा, पढ़ ही नहीं पा रहा, तो वो ऑफलाइन एग्जाम देने कैसे चला जाएगा? आई नो कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ बिल्कुल इलॉजिकल लग रही होंगी, इसलिए क्योंकि मैं ऑनलाइन चीजों को सपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन को सपोर्ट कर रहा हूँ। ऑनलाइन बच्चे क्यों मांग रहे हैं? इसका सिंपल सा आंसर है, 50% से ज्यादा बच्चे इसलिए ही मांग रहे हैं ताकि वो चीटिंग कर सकें, उनको एग्जाम में रिलीफ मिल सके। और मैं जानता हूँ कि ये बात आगे चल के बहुत ज्यादा पैनिक करेगी। जब यही बच्चे जॉब लेने जाएंगे तब इनको पता चलेगा कि इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम देके क्या बेवकूफी करी और बिना पढ़े इन्हें क्या बेवकूफी करी है। जब ये जॉब को लेकर क्राइसिस फेस करेंगे तब इनको समझ में आएगी। लेकिन आज की डेट में मुझे इसका सिंपल सा आंसर चाहिए। जब तुम्हारे पास व्यवस्था ही नहीं है तो तुम क्यों बहस कर रहे हो इस चीज के ऊपर? यूनेस्को की एक रिपोर्ट है जिसके अनुसार 91% से ज्यादा स्टूडेंट्स अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं, विदेश में पढ़ना चाहते हैं। और एक और रिपोर्ट बता दूं, 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट तकरीबन 10.9 लाख के करीब हिंदुस्तान के बाहर पढ़ रहे हैं। मतलब हिंदुस्तान के बाहर तकरीबन 11 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं आज की डेट में। और ऐसा क्यों है? इसका सिंपल आंसर है हमारा एजुकेशनल सिस्टम। अक्सर मीम बनते हैं कि लोग पढ़ाई यहाँ करते हैं, पैदा यहाँ होते हैं, सुंदर पिचाई जैसे जाकर गूगल में जॉब करते हैं, ट्विटर में जॉब करते हैं, भारागर में बहुत मीम्स बनते हैं। इसका सिंपल आंसर है हमारा जो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, आई मीन एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एकदम घटिया है, बर्बाद है। मैं क्लियर कह रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ, एकदम घटिया है। अगर आपको मोटर इंजीनियरिंग करनी है ना तो आपको इंडिया में कॉलेज नहीं मिलेंगे। अगर आपको फैशन में इंजीनियरिंग करनी है तो आपको कॉलेज नहीं मिलेंगे। और फैशन की क्या ही बात करूं, फैशन के नाम पे लोग इसको ऐसे डिस्क्रेडिट करते हैं जैसे कि मान लो कि क्या हुआ हो गया। मतलब लोगों का माइंडसेट ये है कि अगर कोई फैशन के बारे में पढ़ रहा है, हेयर स्टाइल के बारे में पढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो कटिंग वाला है। और मेरा सवाल लोगों के माइंडसेट से, अगर वो कटिंग वाला है तो क्या प्रॉब्लम है? वो कमा तो रहा है ना, वो अपना घर तो चला रहा है ना। ये जो हमारा माइंडसेट है ना, इसीलिए बच्चे चाहते हैं कि वो इंडिया के बाहर जाए, वहां जाकर पढ़े। रिजर्वेशन सिस्टम, कट ऑफ सिस्टम और कोचिंग सिस्टम इनने बर्बाद कर रखा है। रिजर्वेशन हटाया नहीं जा सकता क्योंकि माइंडसेट के बारे में मैंने अभी हाल जिक्र किया ना कि कटिंग वाला है तो उसको ऐसी निगाहों से देखेंगे, बताओ कितना गंदा काम कर रहा है। कोई अगर मैकेनिक है तो उसको ऐसी नजरों से देखेंगे, अरे बताओ मैकेनिक अनपढ़ इसलिए मैकेनिक। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता। आप कोई भी डाटा उठा के देख लो, आपको पता चलेगा फॉरेन में जब भी एडमिशन होता है ना यूनिवर्सिटी में, तो कट ऑफ के बेस पे नहीं होता है सिर्फ। वहाँ आपकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, आपकी लीडरशिप देखी जाती है, उसके बाद आपका एडमिशन होता है। लेकिन इंडिया में 100 में से 99 लाएगा तभी तेरे को एडमिशन मिलेगा। पढ़ और एडमिशन ले। काम की वैल्यू तो है नहीं। हमारे मोदी जी ने जब बोला था पकौड़ा वाली बात, उस पर लोग मजाक उड़ा रहे थे, अरे बताओ देश का युवा पकौड़े बेचे। एग्जाम्पल दिया था उन्होंने, क्लियरली एग्जाम्पल दिया था कि अगर तुम पकौड़े भी बेच रहे हो ना तो भी तुम रोजगार कर रहे हो, तुम पैसा कमा रहे हो, क्योंकि उस काम को तुम छोटा मत समझो। ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर कहना चाहते थे, लेकिन नहीं, उसके बाद उस चीज का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट है कि जब तक हमें कंप्यूटर के सामने बैठ के जॉब नहीं करेंगे हम जॉब कर ही नहीं रहे। तीसरा पॉइंट था मेरा कोचिंग रिलेटेड। आप जाओ कोटा में और पता करो, 2017 में 15, 20, 18 में, 19 में, 20 में हर साल बढ़ता है। सुसाइड का जो रेट है ना कोटा में वो हर साल बढ़ता है और इसीलिए कोटा को सुसाइड का कैपिटल कहा जाता है। और मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात कहने में, बिल्कुल मैं अपने शब्द पे अड़ा हुआ हूँ। जी हाँ, ऐसा है। जो बच्चे कोटा जाते हैं ना उनसे पूछो उनका एक्सपीरियंस कैसा है वहाँ पे। जो बच्चे बहुत ज्यादा होनहार होंगे या फिर बोला जाता है रट्टू होंगे, जो दिन भर पढ़ते ही रहते होंगे, उनको अच्छी फैसिलिटीज दी जाती है। उनको खुद की गाड़ी दी जाती है ताकि वो आराम से कोचिंग आ सके, जा सके हॉस्टल से। उनको अच्छे हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको फ्लैट प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अच्छे से पढ़ सके। जो होनर स्टूडेंट होता है, लेकिन वहीं पे जो मिडिल क्लास होता है, जो पढ़ने में अच्छा नहीं होता है, वो डिप्रेशन में आके मर जाएगा भाई कि मेरा बाप ने इतना पैसा लगाया इस कोचिंग में और मैं कुछ कर नहीं पा रहा, उखाड़ नहीं पा रहा, मर जाओ। और हम लोगों ने इसको धंधा बना रखा। भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे सम्राट कुछ पता नहीं होता तो फालतू बातें मत किया कर, तेरे को पता है NEP। अरे भाई पता है मेरे को, डेडिकेटेड वीडियो बना रखी इस चैनल पे NEP के ऊपर, जाकर देख लेना। लेकिन
मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, इंडियन गवर्नमेंट दो चीज करना जानती है, पहली बिल लाना, दूसरी बिल वापस लेना। इंप्लीमेंट करना कुछ नहीं जानती है। सीए आया, आज तक इंप्लीमेंट हुआ? अगर ये इंप्लीमेंट कर लेते ना तो ये इतनी लिंचिंग हो रही है ना हमारे लोगों की, ये थोड़ी बहुत कम हो जाती। मैंने कहा बंद हो जाती, लेकिन थोड़ी बहुत कम हो जाती, क्योंकि जो एंटी रशियन लोग हैं ना इंडिया में वो पकड़े जाते, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। जैसा मैंने शुरू में बताया था वोट बैंक, तो ऐसा ही हाल एनईपी का 20 से 25 साल लग जाएंगे। नो डाउट बहुत अच्छा काम किया था, बहुत बढ़िया काम किया था, बहुत जरूरी था ये एनईपी लाना, लेकिन इंप्लीमेंट कब होगा इसका कोई जवाब नहीं है। ना सीए इंप्लीमेंट हुआ, ना एनईपी हुआ, एनआरसी तो भूल जाओ, यूसीसी पता नहीं कभी आएगा। देखो भाई, मैं क्लियरली समझता हूं कि तुम्हारी नीड्स क्या है, क्योंकि मैं तुम लोगों में से ही निकला हूं। आज तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करो। गवर्नमेंट तुमको जॉब नहीं दे सकती। अगर सारी की सारी जॉब्स गवर्नमेंट ने निकाल दी, आई मीन जितने स्टूडेंट है उतनी ही जॉब निकाल दी, तो बट्टा बैठ जाएगा इस देश के टैक्स पेयर्स का। जो पैसा रोड में, मेडिकल में और बाकी चीजों में लग रहा है, वो सारा का सारा पैसा तुम्हें देना पड़ जाएगा। और इतनी जॉब्स नहीं है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं है इंडिया में कि हर चीज सरकारी हो जाएगी। प्लीज प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करो। जैसा ये किसान नोटंकी जो हुई थी, आई मीन जो किसान प्रोटेस्ट हुआ था, इस टाइम जिस तरीके से अंबानी अडानी को गाली दी जा रही थी, प्लीज ऐसा कुछ मत करो। इन्वेस्टर्स की जरूरत है, प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है। जब तक वो इंडिया में नहीं आएंगे, वो टैलेंट नहीं खोजेंगे, जिस चीज के लिए तुम रोते हो, कट ऑफ, ये सब वो सब नोटंकी, वो सब प्राइवेटाइजेशन से ही खत्म होगी। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करो प्लीज। रही बात इंडियन ओपिनियंस की, तो खान सर बहुत अच्छे टीचर हैं, मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। रही बात भाव की, तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे मैं उनके साथ एग्री करता हूँ और करता रहूंगा। अब रही बात पॉलिटिकल व्यूज की, तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, कोई भी पार्टी तुम्हारी सगी नहीं हो सकती। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तुम खुद के लिए सगे हो सकते हो। कहते हो ऑप्शन नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका जवाब तो मेरे पास है नहीं, जब आएगा तब मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन अंधों की तरह किसी भी चीज़ को सपोर्ट मत करो। जो रियल है उसके बारे में बोलना सीखो, लिखना सीखो। मुझे ट्विटर पर फॉलो करना सीखो। क्यों? क्योंकि ट्विटर पे अगली वीडियो हमारी Q&A आ रही है, तो उसके जो क्वेश्चन होंगे ना वो ट्विटर पे ही पूछे जाएंगे। तो ट्विटर पे आके फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लो, रील सब तुमको देखने को मिलेंगी। यार ये वादा मैं पहले भी कर चुका, प्रोवो को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने लास्ट वीडियो में काफी लोगों से पूछा था कि तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो बहुत सारे लोगों ने बोला सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने ही बोला कि वो स्टूडेंट है, और नो डाउट भले ही छोटी ऑडियंस है, बट बहुत से लोग जो मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जब वो मेरे से मिलते हैं और मिलने के बाद जिस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं, बहुत मतलब दिखता है कि नो डाउट बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो मैं ये कहीं से कहीं तक नहीं चाहता कि वो प्यार जो कर रहे हैं लोग, वो मेरे को डोनेशन दें अपनी सेविंग्स में से या अपनी पॉकेट मनी से। तो भैया ये चीज मेरे को बिल्कुल क्लियरली समझ में नहीं है। बाकी अगली एक आध दो वीडियो के बाद मैं और डिस्कस करूंगा इस बारे में कि जो पर्टिकुलर लोग दे सकते हैं सिर्फ उतना ही दे। प्लीज अगर तुम मेरे से प्यार करते हो, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ब्रांड वाली जो नोटंकी है वो खत्म कर दो। तो मुझे फाइनेंशियल पैसा नहीं चाहिए। अगर चाहिए होता तो मैं हर 2 दिन में वीडियो डाल दूँ। बहुत स्पॉन्सर्स है मेरे पास। तो ये चीजें है। बाकी थैंक यू सो मच अगर आप मेरे से इतना प्यार करते हो, और बहुत अच्छा लगता है जब आप मिलते हैं और जैसा आप रिएक्ट करते हो, जो मैं बताना नहीं चाहता कैमरे पर, नो डाउट बहुत बेहतर होता है। बाकी Q&A है भैया अगला, जाओ ट्विटर पर क्वेश्चन पूछो, बढ़िया पॉलिटिकल जो भी जिस पे भी ओपिनियन जानना चाहते हो। आजकल तो बड़े चिल्ले अपन, एंड बस यही था। चलो भैया जाऊँ, रात के 12:30 बजने हैं, मम्मी ने पराठे बनाए, वो जाके खाऊं, नहीं तो गाली पड़ेगी। जय श्री राम, मैं हूँ आपका अपना सम्राट।